Hello students and all the viewers, I am Mohammad Arafat Khan and you are watching my YouTube channel. MCQ वीडियो लेक्चर का आज का हमारा एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो हम MCQ वीडियो लेक्चर सीरीज पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी लास्ट, वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, और वीडियो के टाइटल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम किस चैप्टर के आज MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम जिस चैप्टर के MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस, जो हमने पीएमडीसी सिलेबस को टारगेट करना है, तो पीएमडीसी सिलेबस के अंदर इस डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर में से जो टॉपिक्स इंक्लूड थे, जो मैंने आपको पढ़ाए, उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पीएमडीसी एमडीकैट सीरीज या सिलेबस आप कह लें। तो हमारे जो टॉपिक्स इंक्लूड थे वो जो मैंने आपको पढ़ाए थे थ्योरी के अंदर, एक हमने पढ़ा था कि फोटोन क्या होता है, देन फोटोन से रिलेटेड जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। तो ये टॉपिक्स वो थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो इन्हीं से रिलेटेड हम एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के एमसीक्यू लेक्चर में, वीडियो लेक्चर के अंदर, हम आपके लिए जो है मैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी लेकर आया हूं। हम बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे सॉल्व करेंगे जिससे आपके प्रैक्टिस होगी इस चैप्टर के एमसीक्यूज की, और साथ साथ जो है वो पास पेपर के एमसीक्यूज भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता जाऊंगा। जो भी पास पेपर का एमसीक्यूज आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि हाँ भाई ये पास पेपर का एमसीक्यू है। ठीक है, तो टाइम जाया कि अगर स्टार्ट करते हैं हमारे अपने फर्स्ट एमसीक्यू से, तो ये देखें, ये रहा। सबसे पहले दो एमसीक्यूज आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अगर मैं इनको रीड करना चाहूं तो इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है द आइडिया ऑफ मैटर वेव्स वाज गिवन बाय। ऑल्दो ये टॉपिक इंक्लूड नहीं था, ये जो टॉपिक है ये डी ब्रोले हाइपोथेसिस है। लेकिन चलो खैर, इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर के एमसीक्यूज में, आपको कम से कम ये बातें पता होनी चाहिए। मोटी मोटी बातें होती हैं चैप्टर की, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इस वजह से मैंने ये एमसीक्यू यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, मैटर वेव्स का जो आइडिया देने वाला साइंटिस्ट था वो था डी ब्रोले, यानी कि इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, डी ब्रोले। डी ब्रोले वो साइंटिस्ट था जिसने हमें एक हाइपोथेसिस दिया था कि अगर वेव्स एज अ पार्टिकल बिहेव कर सकती हैं तो पार्टिकल भी एज अ वेव बिहेव कर सकते हैं। तो जब पार्टिकल्स एज अ वेव बिहेव करते हैं तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स का जो आइडिया था वो देने वाला साइंटिस्ट कौन है? डी ब्रोले। तो फर्स्ट एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। सेकंड एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि वेव इज एसोसिएटेड विद मैटर। अच्छा, जो वेव है, मैटर वेव्स जो होती हैं वो कब होती हैं, मतलब वेव का मैटर के साथ एसोसिएट हो जाना किन कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में होगा? इन चार कंडीशंस में से। नंबर 1 में लिखा हुआ है व्हेन इट इज स्टेशनरी। नहीं, स्टेशनरी पार्टिकल तो कभी भी बिहेव नहीं कर सकता एज अ वेव, इट मस्ट बी मूविंग। याद रखिएगा, अगर कोई पार्टिकल एज अ वेव बिहेव करना चाहे तो इट मस्ट बी मूविंग विद एनी वेलोसिटी v। सेकंड में लिखा हुआ है बी में, व्हेन इट इज इन मोशन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट ओनली, यानी कि क्या सिर्फ वही पार्टिकल जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करेंगे वही सिर्फ मैटर वेव्स मतलब एसोसिएट करेंगी, उनकी वेव्स जो है वो एज अ मैटर? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल अगर सिर्फ वेलोसिटी ऑफ लाइट जितनी ही वेलोसिटी से मूव करेगा तब वो मैटर वेव्स जो है वो कहलाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सी में लिखा हुआ है व्हेन इट इज इन मोशन विद एनी वेलोसिटी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्टिकल किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव करे, लेकिन जो ऑब्जर्वेबल जो वेवलेंथ होती है, जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं एज अ वेव, वो जब होता है जब वो हायर वेलोसिटीज के साथ कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करता है, तब जाके आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ को या उसकी वेव नेचर को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वैसे जो है वो है सी, व्हेन इट इज इन मोशन विद एनी वेलोसिटी। जरूरी नहीं है कि विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जरूरी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। बाकी डी में नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ये रहे आपके सामने नेक्स्ट 3 एमसीक्यूज, जिसमें सबसे पहले एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि द डी ब्रोले वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज। डी ब्रोले हाइपोथेसिस का या डी ब्रोले वेवलेंथ का आपसे जो है वो फॉर्मूला पूछ रहा है। तो हमने पढ़ा हुआ है डी ब्रोले वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो a में लिखा हुआ है h/mv। डी ब्रोले वेवलेंथ, ये देखो मैं आपको लिखवा देता हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। डी ब्रोले वेवलेंथ जो होती है यानी कि लैम्डा, इसका फॉर्मूला होता है h/mv। h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, m मास है, v वेलोसिटी है, और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/p यानी कि मोमेंटम।
तो mv यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम होता है तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं और साथ साथ ऐसे भी लिखते हैं। तो लेकिन क्योंकि ऑप्शंस में आपको नजर आ रहा है वहां पर कोई p का जिक्र नहीं है, मोमेंटम का जिक्र नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? h/mv यानी कि a। चलें सेकंड एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन एंड ये अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन एंड, अच्छा फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है एंड अ यूरेनियम न्यूक्लियस, तीन पार्टिकल्स का जिक्र कर रहा है, एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन और एक यूरेनियम न्यूक्लियस। फोटोन का कोई मास नहीं होता, मासलेस होता है। इलेक्ट्रॉन का मास यूरेनियम न्यूक्लियस से बहुत 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 कम होता है, ना होने के बराबर होता है, ठीक है, ना होने के बराबर। ऑल हैव द सेम वेवलेंथ, द वन विद द मोस्ट एनर्जी, ये कह रहा है फोटोन, इलेक्ट्रॉन और यूरेनियम न्यूक्लियस, ये तीन पार्टिकल्स आपको दिए गए। आपसे कह रहा है कि इन तीनों पार्टिकल्स की वेवलेंथ सेम है। अब बताओ इन तीन में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? अब ये कैसे पता लगा है भाई किसके पास होनी चाहिए? तो हमारे पास इक्वेशंस है, इक्वेशन में से आपको बताते हैं कि आप इस किस्म का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्चुअल है लेकिन सॉल्व फॉर्मूला से होगा। तो तीन पार्टिकल्स जिनकी वेवलेंथ सेम है, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, यूरेनियम, लेकिन इनके मासेस में फर्क है, मासेस में फर्क है। अब यहां पर जो एनर्जी का और मास का रिलेशन आएगा उसके मुताबिक आप बताएंगे कि किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। यह हरगिज मत करना कि क्योंकि यूरेनियम का मास सबसे ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के मुताबिक अगर आप सोच रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। लेट मी सॉल्व, मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। देखें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर एनर्जी का जिक्र कर रहा है ना वो, देखो मोमेंटम का हम लोगों ने वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर, याद है मैंने आपको मोमेंटम के दूसरा फॉर्मूला पढ़ाया था, और मोमेंटम का हमने फॉर्मूला पढ़ा था इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी या इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और वो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? 2m काइनेटिक एनर्जी और ये था रेडिकल के अंदर। मतलब आप ये सोचें कि मैंने p का फॉर्मूला पुट कर दिया, मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक तो होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, देखो दोनों लिखे हुए, एक होता है मोमेंटम का फॉर्मूला mv और एक होता है मोमेंटम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ E और वो होता है रेडिकल 2me। समझ आई बात? अब क्योंकि वो एनर्जी पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, बताओ एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो हमें इस वाले फॉर्मूले को E के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मुझे E के लिए सॉल्व करना है तो मुझे दोनों साइड्स पर स्क्वायर करना पड़ेगा, यहां पर भी यहां पर भी, क्योंकि मुझे भाई इस E को रेडिकल से बाहर निकालना है। तो स्क्वायर जो है क्या नाम है, स्क्वायर जो है वो लैम्डा पर भी रहेगा, साथ साथ h पर भी रहेगा। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं कि फॉर्मूला कैसे बनेगा E का। बाकी स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2me। अब अगर मैं E का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो E ऊपर जाएगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, सो E विल बी इक्वल टू h स्क्वायर ओवर 2m और लैम्डा स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला फ्रॉम द डी ब्रोले हाइपोथेसिस, फ्रॉम द डी ब्रोले हाइपोथेसिस। ठीक है, अब आप नोट करें कि एनर्जी का, क्योंकि इसमें जिक्र किसका कर रहा है, वो मास का कर रहा है, क्योंकि वेवलेंथ सबकी सेम है, वेवलेंथ सेम है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेवलेंथ सेम है, बाकी ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट। क्या चेंज होगा? मास। फोटोन, इलेक्ट्रॉन और यूरेनियम न्यूक्लियस, इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है? मास का। अब आप देखें इस फॉर्मूले के मुताबिक एनर्जी का मास के साथ रिलेशन क्या आ रहा है? इनवर्स आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन तीन पार्टिकल्स में से जिसका मास जितना कम होगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। मतलब इन पार्टिकल्स में से वो पार्टिकल जिसका मास सबसे कम, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। अब मुझे बताएं फोटोन, इलेक्ट्रॉन और यूरेनियम न्यूक्लियस, इनमें से सबसे कम मास किसका होता है? तो आपका फौरन आंसर जाएगा किसकी तरफ? फोटोन की तरफ। आप बल्कि यूं बोलेंगे सर फोटोन का मास तो होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं होता है, इसका मतलब इन तीनों का कंपेयर करें, नहीं होने को हम सबसे कम ही कहेंगे, नहीं होने को हम सबसे कम ही कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि फोटोन इन तीनों में से जो है वो मासलेस है, ना होने के बराबर, मतलब बिल्कुल उसका मास नहीं होता। तो जिसका मास सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें लिखा हुआ है फोटोन, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। द वन विद द मोस्ट एनर्जी इज द फोटोन। और ये कैसे किया? ये आपके सामने देखिए सॉल्यूशन मौजूद है। हमने एनर्जी का फॉर्मूला बनाया मास से रिलेटेड और वेवलेंथ कांस्टेंट थी। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? नंबर थ्री में लिखा हुआ है, ये मैं आपको टाइम दे दूंगा नोट करने के लिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहले ये तीनों क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। अ पार्टिकल विच हैज जीरो रेस्ट मास, मतलब रेस्ट मास उसका जीरो है, एंड नॉन जीरो एनर्जी एंड मोमेंटम मस्ट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ, मतलब वो कहना चाह रहा है कि एक ऐसा पार्टिकल बताओ
जिसका ना तो कोई रेस्ट मास हो लेकिन उसका मोमेंटम नॉन जीरो हो और साथ साथ उसकी एनर्जी भी नॉन जीरो हो। उसका मोमेंटम भी होगा, उसके पास एनर्जी भी होगी, लेकिन साथ साथ उसका रेस्ट मास जीरो होगा। तो हमें पता है कि ये जिस पार्टिकल की बात कर रहा है ये फोटोन है। मतलब आप ये समझेंगे फोटोन की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये फोटोन क्या होता है? फोटोन एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका रेस्ट मास जीरो होता है, जिसकी एनर्जी नॉन जीरो होती है और जिसका मोमेंटम भी नॉन जीरो होता है। ये फोटोन की डेफिनेशन है, यानी मतलब फोटोन की बात कर रहा है। तो भाई फोटोन जो है उसकी वेलोसिटी क्या पूछ रहा है? मस्ट ट्रेवल विद स्पीड। तो फोटोन की स्पीड कितनी होती है? इक्वल टू सी। और सी का मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन की स्पीड क्या होती है? इक्वल टू सी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो जिस पार्टिकल की बात कर रहा है उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऐसा पार्टिकल जिसका रेस्ट मास जीरो है, एनर्जी है यानी कि नॉन जीरो एनर्जी है, नॉन जीरो मोमेंटम है, तो ऐसा पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो किसके बराबर होगी? इक्वल टू सी, यानी कि लाइट की स्पीड इन वैक्यूम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो गया? ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। आप एक काम करें, ये वाला सॉल्यूशन नोट करें, फिर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 3 एमसीक्यूज, जिसमें फर्स्ट एमसीक्यूज में लिखा हुआ है, सॉरी 4 एमसीक्यूज है, नेक्स्ट 4 एमसीक्यूज, जिसमें फर्स्ट एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि द मोमेंटम ऑफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम विल बी। आपसे मोमेंटम पूछ रहा है और आपको वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है, और वेवलेंथ कितनी गिवन है? 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। देखें, मोमेंटम के हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं फोटोन के मोमेंटम का। एक होता है एच न्यू अपॉन सी, ठीक है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, और जो दूसरा फॉर्मूला होता है मोमेंटम का वो होता है एच ओवर लैम्डा। ये दो फॉर्मूला आप ध्यान में बिठा लें मोमेंटम ऑफ फोटोन से रिलेटेड, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात होगी तो फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे एच न्यू ओवर सी, और अगर लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, जैसे कि इस क्वेश्चन में बात हो रही है वेवलेंथ की, तो फॉर्मूला यूज करेंगे एच ओवर लैम्डा। चलें वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखें, एच की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड करेंगे, लैम्डा गिवन है आपको 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5000 इंटू 10⁻⁻10। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ये आप ध्यान में बिठाएंगे जब भी एंगस्ट्रॉम की बात आएगी, जो भी वैल्यू के साथ एंगस्ट्रॉम लिखा होगा, मतलब ये फैक्टर बराबर किसके होता है? एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ठीक है। चलें इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब मैं इसी स्टेप के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूं। चेंजिंग क्या? ये जो 10⁻⁻10 है, मैं 30 अगर हटा दूं, यानी कि डेसिमल को अगर मैं 3 प्लेसेस पीछे ले जाऊं, तो ये -10 से -7 रह जाएगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूं? -7, और ये 5000 से अब क्या रह जाएगा? सिर्फ 5 इंटू 10⁻⁻7। समझ आई बात? ये स्टेप मैंने यही कर दिया, कोई मसला नहीं है। पहले आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5000 एंगस्ट्रॉम था। 5000 एंगस्ट्रॉम कैन आल्सो बी रिटन एज 5 इंटू 10⁻⁻7। ये इस वजह से किया कि जब आप 6.6 को 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.3। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मोमेंटम क्या बनना चाहिए? 1.3 इंटू 10⁻, ये 34 है, 34 ये -7 है, -7 ऊपर जाके हो जाएगा +7। और जब आप 34 में से 7 निकाल देंगे, क्योंकि +7 हो जाएगा ना, -34 +7, तो 34 में से आपने 7 को माइनस करना है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34 में से 7 जाएंगे, 4 और 3 -27 जूल, -27। और यूनिट चेक कर लेते हैं, यूनिट क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई, आंसर हमारा आ गया, ए में लिखा हुआ है 1.3 इंटू 10⁻⁻27, और यूनिट इसका लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मैं इस वजह से कंफर्म कर रहा था क्योंकि इसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन सेकंड भी होता है, न्यूटन सेकंड, लेकिन फिलहाल हमारा जो लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इन 4 में से जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, और आसान है, सॉल्यूशन बड़ा आसान था। सेकंड एमसीक्यू में क्या लिखा हुआ है? द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू विल बी। आपसे सिंपल फॉर्मूला पूछ रहा है, बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है एच न्यू अपॉन सी, और आपको ये ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है एच न्यू अपॉन सी। ये जो आपको वी टाइप दिख रहा है ना, ये वी वेलोसिटी का नहीं है, ये न्यू है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मोमेंटम ऑफ फोटोन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? एच न्यू ओवर सी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो सेकंड एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी। थर्ड में लिखा हुआ है अ फोटोन इन मोशन हैज अ मास। अब वैसे फोटोन का मास नहीं होता, लेकिन जब वो मूव कर रहा होता है स्पीड ऑफ लाइट से, तो उसके मास को हम काइनेटिक मास कह रहे होते हैं ना।
तो मोशन की वजह से, फोटोन के मूवमेंट की वजह से इसका जो मास होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला नोट कर लिएगा। ये मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी ना डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की, तब भी ये बात मैंने आपको बताई थी। देखें, हमारे पास एक होता है E इज इक्वल टू, इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे, एच न्यू, और हमारे पास एक होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। ऐसा है ना, एक E का फॉर्मूला ये और एक E का फॉर्मूला ये, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। ये जो M है ना, इस M के लिए अगर फॉर्मूले को आप अरेंज करें, क्या बनेगा, एच न्यू ओवर अपॉन में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। तो आप नोट कर लें, दिस इज कॉल्ड द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, यानी कि जब फोटोन मूव कर रहा होता है, मोशन में होता है, तो उसके मास को हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वैसे फोटोन का कोई रेस मास नहीं होता है, उसका रेस मास 0 होता है। तो अ फोटोन इन मोशन हैज अ मास h न्यू अपॉन c स्क्वायर। थर्ड तो ये था। फोर्थ एमसीक्यूज में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ में लिखा हुआ है कि इफ द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज p देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज, भाई आपसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछ रहा है, मोमेंटम। ये देखो, यही जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला अभी मोमेंटम का है। अब आपसे बोल रहा है बताओ अगर मोमेंटम p है तो बताओ न्यू का, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा। तो भाई बहुत आसान है, इस वाले फॉर्मूले को न्यू के लिए अरेंज कर दो, c p के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा, pc, और अपॉन में कौन आ जाएगा, h आ जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। अगर मोमेंटम का जिक्र हो और फ्रीक्वेंसी पूछे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है pc अपॉन h। तो फोर्थ एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है। समझ आई बात, ये 4 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए, इनको नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 3 एमसीक्यूज, जिसमें सबसे पहले एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि एनर्जी ऑफ अ क्वांटा ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 पावर 15 हर्ट्ज एंड h, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। आपसे सीधा सीधा एनर्जी ऑफ क्वांटा पूछ रहा है और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। प्लैंक्स लॉ का ये टॉपिक है, E इज इक्वल टू एच न्यू से सॉल्व किया जाता है। एनर्जी पूछ रहा है, सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसी को और h की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है क्वांटा के, वो होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो h की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 पावर -34, मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 10 पावर 15 हर्ट्ज। तो बस आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ पावर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप 34 में से 15 निकाल देंगे तो हमारा जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, -29। तो एनर्जी ऑफ क्वांटा क्या बन रही है, 6.6 इंटू 10 पावर -30, हाँ ठीक है, -29 नहीं, -19 जूल। इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारे कौन से ऑप्शन में मौजूद है ये -19 जूल। 6.6 सबसे पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है ए में, 6.6 इंटू 10 पावर -19 जूल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इज, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है फ्रीक्वेंसी के लिए h न्यू अपॉन c होता है, जबकि मोमेंटम का फॉर्मूला वेवलेंथ के सेंस में होता है h ओवर लैम्डा। ये मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं। तो इस सेकंड एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, h अपॉन लैम्डा। ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लैम्डा के लिए। तीसरे एमसीक्यू में क्या लिखा हुआ है कि वेवलेंथ ऑफ अ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन इज इतनी, मतलब वो कहना चाह रहा है कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है तो उसकी वेवलेंथ इतनी है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। आपको पता है ये जो शुरू का सेंटेंस है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। पता है आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की एनर्जी गिवन है। ये देखें, फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, बस। तो इसका मतलब ये जो आपको शुरू का सेंटेंस है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। सिर्फ सीधी सीधी आपको एनर्जी गिवन है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हमें फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो कर लेते हैं, देखिए बहुत आसान सी बात है। हमसे अगर फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है तो हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले को फ्रीक्वेंसी के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो h मल्टीप्लाई कर रहा है e के साथ जाके डिवाइड करेगा, तो e ओवर h। अच्छा एक बात और, फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, एनर्जी आपको पता है कितनी गिवन है, एनर्जी आपको गिवन है, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, एनर्जी आपको गिवन है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हमें जूल में लाजमी कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा इस चैप्टर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं,
जितनी भी प्रॉब्लम्स में आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होगी, आपने उसको लाजमी जूल में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में वैल्यू को लाजमी कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मेगा का मतलब क्या होता है, 10 पावर 6 मेगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह सिर्फ आपने लिखना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जूल में। तो भाई मेगा की जगह यह आ गया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, इतने जूल्स के बराबर होता है। तो अब सीधा सीधा आपने क्या करना है कि 19 में से 6 को निकाल दो, या एक काम ही करते हैं, इस पूरी वैल्यू को अगर आप पुट करना चाहते हैं वहां पर तो वैसे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि 19 में से 6 यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी जो एनर्जी है जूल के अंदर वो कितनी बनेगी, 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 में से 6 जाएंगे तो ये बचेगा -13 जूल्स। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दें फॉर्मूले के अंदर, तो फॉर्मूला क्या है, एनर्जी की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -13 डिवाइड करेंगे, H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू पावर -34। यहां तक बात क्लियर है। अब आपने क्या करना है, 1.6 को 6.6 से डिवाइड करना है। ये देखें, लेट सपोज अगर मैं इस 1.6 को 16 कर दूं, लेट सपोज अगर ये 1.6 इसको मैं 16 कर दूं फॉर द सेक ऑफ कैंसिलेशन करने के लिए, तो अगर 1.6 से इसको मैं 16 कर दूं, डेसिमल एक दफा आगे ले जाऊं तो -13 से हो जाएगा -14, ये मैंने 16 कर दिया। अब देखें 6 के टेबल में 2 टाइम्स 12 आता है, 6 2s are 12, लेकिन ये 16 है, मैं 3 की तरफ नहीं जा सकता, वो ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं 6 2s कर दूं और साथ में क्योंकि 16 है और 6.6 आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर आंसर 2 और 2 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो अगर मैं ऑप्शंस पे गौर करूं तो मेरे पास यहां पर ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा, हाँ 1.25 वाले ऑप्शंस तो गलत हो गए, इसका मतलब 2.4 वाले दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं आपको, एक बी में और एक डी में। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होने जा रहा है वो 2.4 वाला होने वाला है, लेकिन हमें पावर चेक करनी पड़ेगी, पावर हमारी यहां पर क्या बननी चाहिए। तो अगर इसको आप कैंसिल करेंगे, इसका मतलब क्या आंसर आएगा, 2.4, ये बात तो तय हो गई, इंटू 10 टू पावर, बाकी ये है कि ये 34 है, भाई -34 ऊपर जाएगा, +34 हो जाएगा, +34 में से -14 निकाल दो तो बचेगा 20, और ये आ गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। समझ आई बात, देखें कितना आसान सॉल्यूशन था। कंफ्यूज दिखने में लगते हैं, कंफ्यूज आपको किया जाता है, कोशिश की जाती है, लेकिन आप जब फॉर्मूला पुट करने के बाद, लिखने के बाद उसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन आसान है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा बी में, जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है, 2.4 इंटू 10 टू पावर 20 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। इन सॉल्यूशंस को नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। इसमें जो है फर्स्ट तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज में आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू 10 टू पावर 13। आपसे पूछ रहा है मोमेंटम और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो मोमेंटम का हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं h न्यू ओवर c। ठीक है, तो मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट वाले एमसीक्यूज के लिए। सो p इज इक्वल टू h न्यू ओवर c, और जब हम h की वैल्यू पुट करेंगे वो होती है 6.6 इंटू 10 टू पावर -34, मल्टीप्लाई करेंगे न्यू, और न्यू आपको गिवन है 1.5 इंटू 10 टू पावर 13, और साथ में अपॉन में c आता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8। सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी जो जो आपको पता है और जो आपको गिवन थी। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको गिवन है, 1.5 2 जा 3 होता है, बाकी 2 1 जा 2, और 2 3.3 जा, जाहिर सी बात है 6.6 का हाफ करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3.3। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन के अंदर जो बेस बची हुई है वो क्या बची हुई है, 3.3। अब बाकी पावर्स का गेम है, पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करें अगर, तो पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये 8 आप ऊपर लेकर जाएंगे, पॉजिटिव 8 ऊपर जाके नेगेटिव 8 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, एक एक स्टेप नहीं लिख रहा, आप नोट कर लिएगा। अगर आपको नोट करना हो तो आप जो है वो स्टेप्स बढ़ाकर नोट कर लिएगा जो मैं बताता जा रहा हूं। पॉजिटिव 8, सबसे पहले 1.5 को 3 से कैंसिल किया तो 1.5 2 जा 3, यहां पर 2 बचा, फिर 2 6.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 3.3, तो फाइनल क्या बचा, सिर्फ 3.3। पॉजिटिव 8 ऊपर जाएगा तो नेगेटिव 8 हो जाएगा, 13 में से 8 निकालेंगे तो +5 बचेगा, +5, और 34 में यानी कि -34 + 5 करेंगे, जाहिर सी बात है तो आंसर क्या बचेगा, -29, यानी कि 34 में से आपने 5 निकालना है तो -29, और मोमेंटम का यूनिट आपको क्या लिखा होगा,
यहां पर लिखा हुआ है किलोग्राम, अगेन किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर -29, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। ठीक है, 3.3 इंटू 10⁻⁻⁻20 29 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फर्स्ट वाले एमसीक्यूज का। सेकंड में लिखा हुआ है द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर, एनएम का मतलब नैनोमीटर। आपको वेवलेंथ गिवन है और आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो जनाब अगेन ये प्लैंक्स लॉ का क्वेश्चन है, एनर्जी और जब आपको वेवलेंथ गिवन हो तो फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है, लैम्डा गिवन हो तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा, और अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। लेकिन खैर आपको वेवलेंथ गिवन है। खैर आगे चलते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हिफ्स कर लो, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू भी हिफ्स कर लो, स्पीड ऑफ लाइट 10⁸, डिवाइडेड बाय लैम्डा आपको कितना गिवन है, 450 nm। पहले मैं लिख रहा हूं और यहीं पर ही करेक्ट कर दूंगा इसको। 450 nm का मतलब हो जाएगा नैनोमीटर, और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 इंटू 10⁻�9। कुछ चीजें मैं यहीं पर ही सेट कर देता हूं। सेट करने का मतलब ये हो जाएगा कि इसको करेक्ट हम कर देते हैं। चलो एक काम ही करते हैं, फिलहाल इसको कैंसिलेशन करते हैं। 3 1 3 और 3 150 यानी कि 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 बनता है। तो 3 से 450 कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, 150। तो मैं इस बात को यहां पर लिख देता हूं अलग से, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे बचा हुआ है 150 और पावर -9 है, 150 और पावर -9 है। देखिएगा मैं इसको कैसे करके लिख रहा हूं, 1.5 इंटू 10⁻12, ये हो जाएगा -7। समझ आई बात, 150 था और पावर क्या है, -9। मैंने 150 यानी कि 2 दफा डेसिमल को पीछे लेकर आया तो ये 1.5 बन गया, और 9 में से 2 निकाल दिए तो क्या हो गया, -7 हो गया। ये इस वजह से किया ताकि आप इजीली कैंसिल कर सकें। देखें 1.5 अभी करवाया था, 1.5 2 जा 3 होता है, तो 1.5 4 जा, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बचेगा ना, 4.4 बचेगा। तो एनर्जी कितनी बच रही है, 4.4 इंटू 10⁻। अब पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, देखो -7 है, ऊपर जाके +7 हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा, हमने यहाँ पर इन पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया ना, जैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 34 8 और 9, ये -7 हो गया। एक पावर यहाँ पर और है, वो मैंने लिखी नहीं है, पहले इसको लिख देते हैं पहले। ठीक है, पावर एक और है 10⁸8। अब ठीक है 10⁸8। अच्छा अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 34 में से 8 निकालना है, और फिर ये जो -7 है ऊपर जाके +7 हो जाएगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 34 में से 8 निकालेंगे तो आंसर आएगा 26। ऐसा है, 34 में से 8 आप निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, 26 माइनस का 26, और उसके बाद फिर ये -7 ये ऊपर जाएगा +7 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा, E इज इक्वल टू, आंसर को मैं नीचे लिख देता हूं, चलो यहीं पर लिख देते हैं आंसर क्या बनेगा, E इज इक्वल टू 4.4 इंटू 10⁻। अच्छा आप ये देखें, आपको ऑप्शंस में नजर आ रहा होगा, ऑप्शन में हमारे पास जो ऑप्शन भी देखने होते हैं हमें खासतौर पे ना, ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4.4 समथिंग आपको नजर आ रहा है, बाकी किसी में नहीं है। इसका मतलब आप पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करें ना करें, आप डायरेक्ट 4.4 वाले के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक मतलब जो है वो टिक कर सकते हैं। ऐसे भी आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। सारे स्टेप्स ना करो, ये देख लो कि क्या ऑप्शंस में मौजूद है या नहीं है, क्या पता आपका टाइम बच जाए। तो अब अगर मैं चेक करूं तो 4.4 तो मेरा आंसर आ चुका है, क्योंकि बाकी कहीं पर भी 4 जो है 4 वैल्यू का आंसर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब मैं अब पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट किए बगैर अपना टाइम बचाते हुए डायरेक्ट मैं 4.4 के ऊपर टिक कर सकता हूं। और फाइनली जब आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे पावर्स को, तो हमारा जो आंसर लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, -19 जूल। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 4.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्वेश्चन हमारा सोचने में दिखने में मुश्किल था, लिखने भी मुश्किल था, लेकिन जब हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, जो पॉसिबल वे हो कैंसिलेशन करने का आपने वैसे करना होता है। ठीक है, जो सबसे आसान तरीका हो, 2 मिनट के लिए देखिएगा, अब मतलब मिनट्स तो नहीं होते, 2 सेकंड के लिए देखिएगा कि आसानी से कौन कौन कैंसिल हो रहा है। टेबल्स में कोई ना कोई वैल्यूज लाजमी कैंसिल हो रही होती है विदाउट कैलकुलेटर, जैसे मैं आपको बता रहा हूं
ऐसा नहीं कि पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू को बढ़ा दें, फिर डिवाइड करने में आपको परेशानी हो। सबसे पहले देख लो इजीली कैंसिल कौन सा हो सकता है, तो जैसे मैंने 3 को इससे कैंसिल कर दिया, फिर 1.5 इससे इजीली कैंसिल हो चुका है, ऐसे मैंने ऊपर भी किया था। तो 4-5 वैल्यूज मौजूद हो, सबसे पहले चेक कर लो आसानी से कैंसिल या मल्टीप्लाई कौन सा हो रहा है। जो आसान से आसान तरीका हो उसको फॉलो करते हुए अपने सॉल्यूशन को आप लेकर जाइएगा आगे। जो तरीका होता है ऐसे नहीं पहले मल्टीप्लाई करें फिर जो भी आंसर आए उसको डिवाइड करें, नहीं, ऐसे क्या पता लेंथी आपका हो जाए और आप उसमें फंस जाए। ठीक है, थर्ड वाले एमसीक्यूज में क्या लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी 66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी गिवन है और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। अगेन वही एनर्जी वाला फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू, आपको एनर्जी गिवन है 66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देखें अगर एनर्जी गिवन हो और फ्रीक्वेंसी मालूम कर रहा हो फोटोन की, तो फॉर्मूला क्या होता है E अपॉन एच, सिंपल, E इज इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक्स लॉ है ये। अच्छा अब वैल्यूज पुट करते हैं, एनर्जी कितने गिवन है 66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। इस किस्म की वैल्यू के अंदर नंबर को वैसे ही रहने देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह सिर्फ क्या लगा दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जूल के अंदर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने का तरीका बहुत आसान है, ऐसे होता है, मतलब जो भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन हो उस नंबर को वैसे ही रहने दो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे आप ये लिख दें, आपकी वैल्यू कन्वर्ट हो गई किसमें, जूल के अंदर। ठीक है, तो अब देखें मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एनर्जी की वैल्यू लिख रहा हूं, कितनी गिवन थी 66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। बात समझ आई? अब आप देखें यहां पर कैंसिलेशन आसानी से हो सकती है, 6.6 और 66 आपस में 10 के टेबल से जा रहे हैं, तो जब ये कैंसिल करेंगे आप तो ये 10 के टेबल से जाएगा, या 6.6 वन जा और 6.6 10 जा, तो यहाँ 10 है और यहां पर आप चेक करें कि यहां पर बचेगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। यहाँ 10 है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 10⁻, और जाहिर सी बात है पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है हमें, नीचे -34 है, ये ऊपर जाके +34 हो जाएगा, ऐसा है। तो 34 प्लस का और -19 यानी कि 34 में से आपने 19 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब आप 34 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेट्स सपोज अगर ये 20 है, 34 में से आप 20 अगर निकालेंगे तो 14 बचेगा, ऐसा है ना 14। अब 14 में एक ऐड और कर दें आप 15 हो जाएगा, ये सिंपल, क्योंकि मैंने इसको 20 कंसीडर कर लिया था, तो ये हो गया 15, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज चेक करें 16 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल नजर आ रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी 66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 16 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन नोट करें फिर चलते हैं आगे। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 2 एमसीक्यूज, जिसमें अच्छा ये दोनों के दोनों थ्योरेटिकल हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। फर्स्ट वाले एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन स्टेट्स दैट, ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है जो आपको नजर आ रही है, ये मैंने आपको लिखवाई थी, ठीक है। E के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ये फाई है, इसको वर्क फंक्शन कह रहे हैं। इसमें पूछना चाह रहा है कि इन दिस इक्वेशन E के रेफर्स टू, ये जो इक्वेशन है इसमें जो E के आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटॉन्स होती है, और फाई वर्क फंक्शन होता है। ये बात डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर जो E के है वो किसको रेफर कर रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब आपको ये ऑप्शन मैक्सिमम वाला नजर आ रहा होगा सी में, ऑप्शन सी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ना ही मीन, ना ही सिर्फ काइनेटिक, ना ही मिनिमम, ये होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये बात क्लियर है। सेकंड एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस ड्यू टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ऑप्शंस पढ़ें और बताएं किस पे डिपेंड करती है किस पे नहीं करती। फर्स्ट में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, ये बात सही लिखी हुई है। इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती।
इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स या इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 100% करेक्ट है। बी में क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, गलत, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। सी में लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, डी में लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये दोनों भी गलत हैं, क्योंकि इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। सो वन एंड ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट इज ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। समझ आई बात? नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल सरफेस इज 10 पावर 15 हर्ट्ज। आपको मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 पावर 15 हर्ट्ज, मतलब ये लिमिट होती है, अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम हम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। फिर ये कहना चाह रहा है कि लाइट ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है, फॉल्स ऑन इट्स सरफेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपसे कह रहा है कि अगर मेटल सरफेस का फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी हो और अगर हम इतनी वेवलेंथ की लाइट यूज करें, तो बताओ ऑप्शंस कौन से वाले करेक्ट होने चाहिए। या तो इसमें से होगा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। पहले काम ही करते हैं, क्योंकि वेवलेंथ आपको गिवन है ना, तो हम यहाँ पर ये जो गिवन फ्रीक्वेंसी ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं वेवलेंथ के अंदर, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वेवलेंथ ज्यादा है या कम है। ठीक है, फिर मैं आपको मजीद इसको क्लियर करता हूँ, इस एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट होना क्या चाहिए। सबसे पहले ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, इस फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ ये कितनी वेवलेंथ के बराबर होनी चाहिए। तो आपको अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो और वेवलेंथ अगर आपने फाइंड करनी हो किसी भी लाइट की, तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो यहां से वेवलेंथ आपको पता चल जाएगी, कौन सी वेवलेंथ है ये वेवलेंथ होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, और इसको हम कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। अभी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, कट ऑफ वेवलेंथ। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸, और आपको फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 10⁻⁻15। पॉजिटिव 15 है, ऊपर जाएगा ये -15 हो जाएगा, सो 3 × 10⁸ है और इंटू 10⁻⁻15 है। चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 15 जब ऊपर जाएगा तो -15 हो जाएगा, 15 में से जब आप 8 निकालेंगे तो ये बराबर होगा -7 के, पावर क्या बचेगी, -7। इस वैल्यू को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ विल बी इक्वल टू 1 2 3 और इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि मीटर में एक्चुअली आंसर है। देखो 3 × 10⁻⁻7 आया, अगर मैं चाहूं इसको 10⁻⁻10 करना, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, कंपेयर करना है वेवलेंथ्स को ना, तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 3 के बाद 3 जीरो और लगा दिए, तो इसका मतलब डेसिमल 3 दफा आगे गया, तो नेगेटिव पावर -7 से -10 हो गई। ठीक है, और ये बराबर किसके होता है, एंगस्ट्रॉम के। तो देखें कट ऑफ वेवलेंथ कितनी हो रही है, ये बराबर हो रही है 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम के। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपको वेवलेंथ गिवन कितनी है, आपको वेवलेंथ गिवन कितनी है भाई, 4000 एंगस्ट्रॉम, ये गिवन है, इट इज गिवन। ठीक है, जो कि फॉल कर रही है लाइट। अब सुने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यूज करेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, ऐसी मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, ऐसी मैक्सिमम वेवलेंथ कि अगर इस वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ वाली आपने लाइट यूज करी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी का कहोगे तो कैसे कहोगे कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, अगर फ्रीक्वेंसी कम से कम इतनी होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए, इससे कम हुई तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि इनवर्स होते हैं। तो वेवलेंथ के बारे में आप क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर इस वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट आप यूज करेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब आप नोट करें, जो मेटल सरफेस में लाइट फॉल कर रही है वो कितनी कर रही है, 4000 एंगस्ट्रॉम, जो कि कट ऑफ वेवलेंथ से ज्यादा है। कट ऑफ कितनी है, 3000, और यूज कितनी की गई, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो आप मुझे बताएं क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए, ये वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ से ज्यादा है, मैक्सिमम जितनी हद होनी चाहिए उससे भी ज्यादा है। तो वेवलेंथ अगर कट ऑफ से ज्यादा हो तो इस कंडीशन में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, देखें, नो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। समझ आई बात,
तो फ्रीक्वेंसी के केस में क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इससे कम नहीं होनी चाहिए, और वेवलेंथ के केस में क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कट ऑफ वेवलेंथ हमने फाइंड कर ली, जिससे हमें पता चल गया कि फॉलिंग जो लाइट है, जो लाइट फॉल कर रही है, उसकी वेवलेंथ कट ऑफ से ज्यादा है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। देखें सेकंड एमसीक्यू में क्या लिखा हुआ है कि फोटो सेल्स आर यूज्ड फॉर, फोटो सेल्स जो है वो एक्चुअली जो है क्या नाम है, डिवाइस है जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना पे, प्रोसेस पे काम करती है ना, और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में ये पूछ रहा है। भाई ये आपको पता होनी चाहिए, आपने पढ़ी होगी फोटो सेल की जो एप्लीकेशंस होती हैं। इसमें ए में लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन ऑफ पिक्चर्स, नहीं पिक्चर्स का काम नहीं होता फ्रॉम द सिनेमा फिल्म, इसमें एक्चुअली काम होता है साउंड का, ये लिखा हुआ होता है एप्लीकेशंस में ना, फोटो सेल की एप्लीकेशन अगर आप पढ़ेंगे तो। बी में लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द सिनेमा फिल्म, ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है फोटो सेल की। डी में लिखा हुआ है ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, ये भी एप्लीकेशन है फोटो सेल की। इसका मतलब इन तीन में से जो दो एप्लीकेशंस हैं फोटो सेल की वो करेक्ट हैं, कौन कौन सी, बी वाली और सी वाली, और इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, जिसमें लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी। समझ आई बात? तो एप्लीकेशन के क्वेश्चन था, आपको एप्लीकेशन याद होनी चाहिए कि हाँ भी फोटो सेल की एप्लीकेशन क्या होती है। नेक्स्ट यानी कि थर्ड एमसीक्यू, आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के लिए। मतलब उसने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, उस एक्सप्लेनेशन पर और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस को डिराइव करने पर आइंस्टाइन को 1921 के अंदर, 1921 नोट कर लेना, 1921 के अंदर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। और किस काम पर मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर, मास एनर्जी रिलेशन पर नहीं, हालांकि ये इसका अपना काम था। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ये भी इसका अपना काम था, इस पर नहीं मिला था, इसको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर। समझ आई बात? ये नोट करें, फिर हम चलते हैं आगे। ये रहे हमारे नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन अ फोटो सेल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिशन टेक्स प्लेस, फोटो सेल कह लो या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन का फॉल करना और इलेक्ट्रॉन का इमिट होना, ये एक बहुत फास्ट, एक बहुत रैपिड प्रोसेस होता है, और इसको होने में जो टाइम लगता है ना, वो लगता है सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड। ये एक कांस्टेंट टाइम है, इसको नोट कर लिएगा, ये कांस्टेंट टाइम पे। यानी कि आपको जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इसमें जो डी ऑप्शन है ना, उस डी ऑप्शन में हो सकता है आपको पावर नजर ना आ रही हो, लेकिन मैं आपको बता दूं डी ऑप्शन में पावर लिखी हुई है 10⁻⁻8 सेकेंड्स। तो नजर ना आने की वजह से मैं आपको बता रहा हूं, इसको नोट कर लो। यानी कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो सेल, फोटोन का फॉल करना और इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना, ये बहुत 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 ज्यादा फास्ट प्रोसेस होता है, रैपिड प्रोसेस होता है। इस एमिशन को होने में टाइम कितना लगता है, सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड, ये टाइम आप याद कर लिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या लिखा हुआ है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, भले मैक्सिमम हो जो भी हो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, तो हमें पता है कि वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। हमने पढ़ा था ना लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। इंटेंसिटी के ऊपर क्या डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर क्या डिपेंड करता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वर्क फंक्शन क्या होता है, कट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने वहां डिस्कस की थी थ्योरी के अंदर जब मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो थ्योरी पहले पढ़ते हैं और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो आपको समझ आता है कि यहाँ पे एमसीक्यूज में क्या कहानी है। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिपेंड करती है सीधी सीधी फ्रीक्वेंसी पर, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये रहे हमारे पास नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको वर्क फंक्शन गिवन है फाई 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी, और आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। अच्छा, वैसे तो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें एक्चुअल फॉर्मूला से, तो वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच सी ओवर लैम्डा, फिर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे जूल में, फिर हम लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करेंगे। एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं इस किस्म के क्वेश्चन के लिए, जो आपके सामने अभी ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक फॉर्मूला लिखवाता हूं मैं आपको, फिर आपको उसके बारे में बताता हूं। वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इज इक्वल टू 1
0.2375 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। भाई ये फॉर्मूला आप जहन नशीन कर लें, आराम से बैठ के इसको दिमाग में बिठा लें, बड़ा इंपॉर्टेंट और आपका बहुत सारा वक्त बचाने वाला फॉर्मूला है ये। मतलब ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई है 12375। अब सुने, जब भी वर्क फंक्शन का जिक्र वेवलेंथ के साथ आएगा, और वेवलेंथ कौन सी वाली? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ। शर्त क्या है? वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी और वेवलेंथ की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में होगी, ये शर्त है। वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, अदरवाइज नहीं, जूल में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और वेवलेंथ की वैल्यू किस में आएगी आपके सामने? एंगस्ट्रॉम में आएगी। तो अगर ये दोनों के यूनिट्स ये हैं, वर्क फंक्शन का ये, वेवलेंथ का ये, और आपसे जिक्र हो रहा है इन दोनों का एक ही क्वेश्चन के अंदर, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला करिएगा, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आप सेकंड्स के अंदर, मतलब वो जो मिनट्स के अंदर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन होगा बड़ा सा लंबा चौड़ा सा, वो आप सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। सिंपल। वर्क फंक्शन गिवन हो तो वेवलेंथ फाइंड करें, तो इसको डिवाइड में ले आओ, उसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाओ। वेवलेंथ गिवन हो और वर्क फंक्शन फाइंड करना हो, अगेन वही वाली बात। तो यहां पर देखें, आपको वर्क फंक्शन गिवन है और वेवलेंथ कैलकुलेट करने का बोल रहा है वो, है ना। तो हम क्या करेंगे, वर्क फंक्शन को अपॉन में ले आएंगे और लैम्डा को ऊपर ले जाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? ये फॉर्मूला बनेगा वेवलेंथ, यानी कि आंसर किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। अब नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर, ऊपर कांस्टेंट वैल्यू, ये कैलकुलेटेड है भाई। जो कांस्टेंट्स होते हैं ना, एच सी ओवर ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक वैल्यू कैलकुलेट की गई है 12375, यानी कि 12375। ये कांस्टेंट वैल्यू है एच सी ओवर ई की, ठीक है। तो 12375 और डिवाइड करेंगे, अपॉन में कौन आ जाएगा? वर्क फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन है, जो कि किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अच्छा, अब जब इसको हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है 12375 डिवाइड करेंगे, वर्क फंक्शन आपको कितना गिवन है? 4.2। कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला है ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। समझ आई बात? इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे तो आंसर आपका करेक्ट आएगा। अब कन्वर्ट नहीं करना, कन्वर्ट करोगे इससे अच्छा फॉर्मूला फिर अब आपने एच सी अपॉन लैम्डा पुट करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है ही डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू को यूज करने वाला फॉर्मूला है ये, ठीक है। अच्छा, 4.2। अब आप नोट करें कि 12,000, लेट सपोज अगर मैं इसको इमेजिन कर लूं कि ये 12,000 है, अपॉन में 4 है, तो अगर मैं 12,000 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए? 3,000, है ना। 4 3s are 12 होता है, तो 3,000 आंसर आना चाहिए। लेकिन क्योंकि ऊपर 12,000 नहीं है, बल्कि 12,000 से ज्यादा वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब आंसर 3,000 से थोड़ा सा कम आएगा। और जो थोड़ा सा कम आएगा, आप वहां पर ऑप्शंस में ढूंढ सकते हैं कि 3,000 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन होगा। तो वो ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन सी में, यानी कि 2955। ऐसे आप अंदाजा लगाते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आपके करके आंसर आ जाते हैं। समझ आई बात? 2500 में फर्क आ रहा है ज्यादा, 2500 नहीं हो सकता। 3000 से थोड़ा सा कम कितना होगा? 2955। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 2955। और हमारा आंसर ऑटोमेटिकली किस में होगा? एंगस्ट्रॉम में होगा। इसका मतलब इस वाले एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा आ गया? ऑप्शन सी। समझ आई बात? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आपका वक्त, कीमती वक्त बचाने के लिए। अगर वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो और फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में हो, तो आपने डायरेक्ट ये गिवन हो तो ये फाइंड कर सकते हो, ये गिवन हो तो ये फाइंड कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली आप इस तरीके से सॉल्व कर लिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट नहीं करिएगा, बार बार बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये फॉर्मूला है ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू को एज इट इज पुट करने के लिए। सेकंड एमसीक्यूज में क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, इंक्रीजेस व्हेन, यानी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को आप कब बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कब कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ते हैं जब आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। समझ आई? तो यहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट में लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीजेस, ठीक है। सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना हो, इंक्रीज करना हो, सो वी मस्ट इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब सेकंड वाले का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया? डी, डी फॉर डक, ठीक है, डक, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज दो आपके सामने मौजूद है। फर्स्ट एमसीक्यूज में क्या लिखा हुआ है? द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज, वर्क फंक्शन यानी कि फाई की वैल्यू आपको गिवन है। वर्क फंक्शन मतलब फाई, फाई की वैल्यू गिवन है। व्हेन द मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है 6400 एंगस्ट्रॉम।
इस किस्म के क्वेश्चन दिखने में मुश्किल लगते हैं, इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा आसान होते हैं ये। 6400 एंगस्ट्रॉम, देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी हो, जब वर्क फंक्शन का जिक्र हो या वेवलेंथ का या फ्रीक्वेंसी का जिक्र हो, तो हमारे पास कोई और इक्वेशन नहीं बल्कि आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मौजूद है। और वो इक्वेशन क्या होती है जो हमने पढ़ी थी, एंड दैट इज नथिंग बट जस्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, E माइनस फाइव। सिंपल, ये इक्वेशन है खाली। आपसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, मतलब इस के साथ आप भले लगाते हैं MAX, ये पूछना चाह रहा है आपसे। E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटॉन्स आ रहे होते हैं। अच्छा, आपको एनर्जी गिवन नहीं है फोटोन की, बल्कि फोटोन की वेवलेंथ गिवन है 6400 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, बस ये सॉल्यूशन आपका बड़ा है। अच्छा, वर्क फंक्शन आपको डायरेक्टली गिवन है 1.6 इंटू 10 टू पावर, पावर कितनी गिवन है वो देख लेते हैं। पावर आपको गिवन है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल, और 6400 एंगस्ट्रॉम आपको गिवन है। अच्छा, आपने कुछ नहीं करना सबसे पहले, क्योंकि आपको एनर्जी नहीं बल्कि वेवलेंथ गिवन है, तो ये फोटोन की एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी है ये। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाली बराबर किसकी होगी, इसका फॉर्मूला पहले पुट करना है, Hc/λ विल बी इक्वल, सॉरी, माइनस वर्क फंक्शन। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दिखने में मुश्किल लग रहा है, H की वैल्यू, फिर C की वैल्यू, फिर लैम्डा की वैल्यू, सारी पावर्स हैं, फिर ये भी पावर्स हैं, कैसे करेंगे विदाउट कैलकुलेटर्स। आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कितना आसान है विदाउट कैलकुलेटर करना। आप देखें, सब्र रखें, ज्यादा प्रैक्टिस करने से आपको इस किस्म के क्वेश्चंस आसान लगने लगते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं एक एक करके। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है, 6400 एंगस्ट्रॉम। पहले मैं यहां पर एंगस्ट्रॉम लिख देता हूं, अब इसको कन्वर्ट भी कर देता हूं क्योंकि एंगस्ट्रॉम की वैल्यू पुट नहीं करनी होती हमें। अच्छा, सबसे पहले एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, देख लीजिएगा, मैं यहां पर यहीं पर कन्वर्ट कर रहा हूं। एंगस्ट्रॉम बराबर होता है इंटू 10 टू पावर -10 मीटर के। दूसरी बात, ये मैंने लगा दिया, एंगस्ट्रॉम हटाया, वेवलेंथ की जगह पे एंगस्ट्रॉम आ गया, और 10 टू पावर -10 मीटर। इसको मजीद में थोड़ा सा सिंप्लीफाई ऐसे कर रहा हूं, ये 6400 है ना, अगर मैं डेसिमल को 1 2 3 यानी कि 3 प्लेसेस पीछे ले जाऊं तो ये बनेगा 6.4। अब देखिएगा, 6.4 इंटू 10 टू पावर -7 बन जाएगा। ये सारा सॉल्यूशन मैंने यहीं पर डिवाइड में कर दिया, समझ आई बात। अच्छा देखें, E आपको गिवन नहीं था, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला आपने पुट किया लैम्डा वाला, Hc/λ। अगर फ्रीक्वेंसी होती तो h न्यू पुट करते। ये काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ये फोटोन की एनर्जी होती है जो आपको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ गिवन होती है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं। और ये फाई जो होता है ये वर्क फंक्शन होता है, सीधा सीधा एमसीक्यू में क्वेश्चन में लिखी होती है सारी बात, आपने सिर्फ पुट करनी होती। कभी कभी ऐसा होता है कि एमसीक्यू पढ़ते हुए ना दिमाग चकराना स्टार्ट कर देता है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं कि यार कैसे पुट करेंगे, क्या क्या वैल्यूज गिवन है। एक ही क्वेश्चन को स्टूडेंट जो 5-5 6 दफा पढ़ पढ़ के और मजीद कंफ्यूज होकर बोलते हैं यार भाड़ में जाए, समझ ही नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं, ये समझ ही नहीं आ रहा, आगे चलते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना भाई, नुकसान हो जाएगा। क्या पता अगर वही क्वेश्चन आ गया आपके मेन एग्जामिनेशन के अंदर तो आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, यार काश मैं उस वक्त इसको सॉल्व कर लेता। समझ आई बात। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको आसान करें, अगर मुश्किल लग रहा है गैप दे दें, इसको बंद कर दें, 2 मिनट के लिए पानी पिए, थोड़ा उठ जाए, बैठ जाए, जो भी खड़े हुए थे बैठ जाए, बैठे हुए थे लेट जाए, खड़े हो जाए, जो भी है पोजीशन चेंज कर लें। कुछ टाइम के बाद दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ें, आपसे वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूसली आप नहीं पढ़ा करें। देन देखें, H की वैल्यू पुट करी, C की वैल्यू पुट करी, लैम्डा की वैल्यू आ गई, माइनस के अंदर वर्क फंक्शन कितना गिवन था, -1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ये आपको वर्क फंक्शन गिवन था। अब आप बोलेंगे सर इतनी बड़ी वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या ये कोचिंग की क्लास चल रही है या ये एमसीक्यूज हैं जो कि हमें सेकंड्स में करने होते हैं। ये देखें कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो ये 6.4 है ना, और ये कितना है 6.6। सॉल्यूशन को आसान करते हैं, इनको कैंसिल करने के लिए हम 6.6 को अगर 6.4 करके लिख दें तो क्या फर्क पड़ेगा, बात समझ आई। 6.6 था, अगर मैं 6.4 लिख दूंगा क्या खासा फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आपने अप्रोक्सीमेट कर दिया। ये देखें 6.4 से 6.4 कैंसिल, यानी कि दोनों के दोनों खत्म, इसकी पावर बची हुई है और इसकी पावर बची हुई है। इसका मतलब इस पूरे फैक्टर के अंदर जो सिर्फ वैल्यू बची हुई है वो क्या बची हुई है, 3 इंटू 10 टू पावर। अब पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है खाली। पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये -7 ऊपर जाएगा, +7 हो जाएगा,
8 में 7 आप ऐड करेंगे 15 हो जाएंगे, प्लस 15 है, 34 में से 15 निकालोगे तो यहां बचेगा -19, तो -19 और माइनस के बाद 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। देखो कितना सॉल्व हो गया आसानी से, कितनी बड़ी वैल्यू लग रही थी, इतनी सी बच गई। अब आप नोट करें, ये देखें माइनस, ये एज इट इज मौजूद है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मुझे बताएं ये काइनेटिक एनर्जी है जो हमें फाइंड करनी है, क्या हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पावर्स सेम हो तो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। 3 में से 1.6 निकालना है खाली, तो जब 3 में से 1.6 निकलेगा तो हमारा आंसर क्या बचेगा? 1.4। सिंपल। तो जब मैं यहां पर लिखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाली क्या बचेगी? 3 माइनस 1.6, 1.4 इंटू 10⁻⁻19। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल। हाँ भाई, ऑप्शन दिख रहा है आपको, 1.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, बिल्कुल दिख रहा है। और ये ऑप्शन ए में आपको नजर आ रहा होगा, ऑप्शन ए में 14 लिखा हुआ है, हमारा आंसर है 1.4। ऑप्शन सी 1.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब आप मुझे बताएं कि सिर्फ ये रहा सॉल्यूशन, बस सिर्फ ये सॉल्यूशन है। इतना भी मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ा। अगर मुझे आपको समझाना नहीं होता, मैं डायरेक्ट वैल्यूज, ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला पुट करके, वैल्यूज पुट करके और आंसर लिख देता, और इवन ये भी नहीं लिखता, मैं बोलता हाँ यहाँ 3 बचा हुआ है, यहाँ 1.6 से डायरेक्ट आंसर लिखते, और आंसर नहीं लिखते, डायरेक्ट टिक कर रहे होते। समझ आई बात? समझाया तो थोड़ा सा टाइम लगा, वरना इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन ये नहीं था। समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जो लाइट फॉल कर रही है उसकी आपको एनर्जी गिवन है, फोटोन की एनर्जी गिवन है, फोटोन की 6.2, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, ऑन एन एल्यूमिनियम सरफेस, और उसका वर्क फंक्शन आपको गिवन है फाई। देखो इसी से सॉल्व होगा ये, इस वाले से, इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इससे बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व होते हैं इस वाले इक्वेशन से, ये वाला जो है ये भी इससे सॉल्व होगा। मतलब आपसे कह रहा है कि आपको ई की वैल्यू गिवन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वैल्यू गिवन है कितनी? 6.2, ये 6.2 गिवन है, वर्क फंक्शन आपको गिवन है कितना? 4.2। आपसे पूछ रहा है बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मतलब कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, बस सिंपल आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जूल्स में, पहले देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला एमसीक्यूज जो है, फॉर्मूला आप ये यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए, क्या लिखा हुआ है? E माइनस फाइव। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, इज इक्वल टू कितनी गिवन है? जो फॉल कर रहा है वो कितनी थी? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में माइनस कर लेते हैं। वर्क फंक्शन कितना गिवन है? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। जब मैं 6.2 में से 4.2 निकालूंगा तो हमारा आंसर क्या बचेगा? 2। यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में? 2 आ रही है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो डायरेक्ट आंसर पे टिक कर देते। काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ गया, लेकिन वो किस में आया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, क्योंकि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यूज हैं। तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया, जहां आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट नजर आया ना, वहां पर सीधा सीधा पुट कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जहां आपको ईवी नजर आ रहा है। तो देखिए, अब मैं कन्वर्ट करना चाहूं अगर, सो के काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 2 को 2 रहने दो, मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? 1.6। ये कांस्टेंट है, कन्वर्ट करने के लिए ये जूल में कन्वर्ट हो गया। बस ईवी की जगह पे हमेशा आपने ये पुट करना है पूरा। 1.6 को 2 से डबल करो, 16 और 16 कितने होते हैं? 32, यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई बाय 2 3.2। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कोई मुश्किल बात? नो, कोई मुश्किल बात नहीं थी, बड़ा आसान था। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि जूल में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता तो 2 होता, और अगर जूल में लिखा हुआ है तो जूल में क्या लिखा हुआ है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आई बात? तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये हो गई, या ये एक ही बात है ना? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज इस किस्म के आते हैं, तो आपने याद रखना है। इनके सॉल्यूशंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लिएगा, जो मैं आपको करवा रहा हूं इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, ये भी काफी होंगे। ठीक है, तो एक काम करें, फिलहाल ये सॉल्यूशंस को आप क्वेश्चंस के साथ नोट करें, फिर हम चलते हैं मजीद क्वेश्चंस की तरफ।
ये रहे हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एनर्जी कन्वर्जन इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल टेक्स प्लेस फ्रॉम, फोटो इलेक्ट्रिक सेल हो या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, ये पूछना चाह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन सी एनर्जी कन्वर्जन होती है। तो हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन्स आते हैं, फोटॉन फॉल करते हैं मतलब लाइट एनर्जी, और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की वजह से सर्किट में करंट फ्लो करता है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में या फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर लाइट एनर्जी का कन्वर्ट होना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, या यूं कह लो कि ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल, एक ही बात है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया, सी। सेकंड एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, आपने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। ए में लिखा हुआ है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, नहीं, याद है हमने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े थे, तो उसमें पढ़ा था हमने कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। बी में लिखा हुआ है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये वही वाली बात आ गई, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। इसका मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट ऑप्शन। सी में लिखा हुआ है अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, गलत है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन, ये भी गलत है। तो इसका मतलब वन एंड ओनली करेक्ट ऑप्शन इज के बी, ये लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से एक लॉ था। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास दो आपको नजर आ रहे होंगे, ये रहे। इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, ये वही जो अभी हमने एमसीक्यू सॉल्व किया उसी का बस वर्ड चेंज करके है, एक ही मतलब पॉइंट है, उसी पॉइंट के देखो कितने अलग अलग तरीके से एमसीक्यू बन सकता है, कितने अलग अलग किस्म के वर्डिंग्स बन सकती हैं। इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएं तो बताओ क्या होगा, तो भाई सीधा सीधा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेकंड एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फिर वही वाली बात आ गई, सिर्फ वर्ड चेंज है, बाकी मुद्दा यानी कि पॉइंट वही है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर कौन डिपेंड करता है, तो सिर्फ एक है और वो आपको बी में नजर आ रहा होगा, अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर और कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा होता, सिंपल। तो ये दोनों ऑप्शन मतलब ये दोनों और इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था, इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे मतलब एक ही पॉइंट से रिलेट कर रहे थे, और वो क्या था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट टू एमसीक्यूज, जिसमें लिखा हुआ है व्हेन wavelength of incident photon is decreased then velocity velocity velocity, ये बात आपसे बतानी है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि अगर हम वेवलेंथ को डिक्रीज करें, जब आने वाला जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ को डिक्रीज कर दें, तो देखो फोटोन की वेवलेंथ को डिक्रीज करने से एक्चुअली फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से, ये भी लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से एक लॉ है कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाए, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाती है। ये भी लॉ था, ये मैंने आपको लिखवाया था। तो अगर आप अच्छी तरीके से लॉ समझ लें तो वर्ड्स चेंज होके आते हैं एमसीक्यूज में, तो आप उस काबिल होंगे कि आप वर्ड समझ जाएं और आप उसको सही सिलेक्ट कर लें ऑप्शन को। तो ये कह रहा है कि वेवलेंथ को डिक्रीज, अब आप बोले ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, नहीं पढ़ा वही है, वर्ड चेंज कर दिए। वेवलेंथ को डिक्रीज करने का मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी भी बढ़ती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के डायरेक्टली होती है। समझ आई बात, देखो चेन कैसे बनी, वेवलेंथ डिक्रीज हुई, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखो किस तरीके से चेन बन रही है, तो वेवलेंथ के डिक्रीज होने से वेलोसिटी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। वेवलेंथ को डिक्रीज किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो काइनेटिक, देखो ये रिलेशन क्या बनेगा, देखो मैं आपको लिखाऊं, कंफ्यूज मत होइएगा, वेवलेंथ इनवर्सली टू द फ्रीक्वेंसी, तो आपने वेवलेंथ को डिक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वेलोसिटी बढ़ गई, हेंस द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। समझ आई बात। नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है
कि क्वांटम नेचर ऑफ लाइट इज एक्सप्लेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना, मतलब लाइट का जो क्वांटम नेचर है वो इन चार में से कौन एक्सप्लेन करता है? तो भाई वो एक ही है, वो कौन है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट का क्वांटम नेचर को प्रूव करता है। हाइजिन वेव थ्योरी भी नहीं, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सारी की सारी कौन सी हैं? वेव थ्योरीज हैं, सिवाय किसके? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। सो क्वांटम नेचर इज प्रूव्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि आपको नजर आ रहे होंगे, 3 क्वेश्चंस। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कॉम्पटन्स स्कैटरिंग, कॉम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन है ये। कॉम्पटन्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स अ प्रूफ ऑफ द रेडिएशन हैज अ, ये वही वाली बात जो अभी इससे पहले हमने सॉल्व किया था ना, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्वांटम नेचर यानी कि पार्टिकल नेचर को प्रूव करती है लाइट की। ये भी आपसे भी पूछ रहा है कि कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो लाइट की, रेडिएशन की कौन सी नेचर को प्रूव करता है? तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन या कॉम्पटन इफेक्ट, ये तीनों की तीनों प्रूव करते हैं लाइट की पार्टिकल नेचर को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पार्टिकल नेचर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड एमसीक्यू में आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि बताओ कॉम्पटन स्कैटरिंग में जो चेंज इन वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, चेंज इन वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको पढ़ाया भी था कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर। डी में ऑप्शन करेक्ट लिखा हुआ है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला करेक्ट क्या होता है? एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन्स शिफ्ट इन वेवलेंथ, इसको हम कहते हैं कॉम्पटन्स शिफ्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था बताओ जो है वो चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है। थर्ड एमसीक्यू में आपसे पूछ रहा है कि इन कॉम्पटन स्कैटरिंग द चेंज इन वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम इफ, बताओ इन चार में से कौन से एंगल पर जो है वो कॉम्पटन जो स्कैटरिंग है उसका जो चेंज इन वेवलेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अगर आप याद करें तो मेरे थ्योरी वाला जो लेक्चर है ये कॉम्पटन इफेक्ट वाला, उसमें मैंने आपको ये सब बताया हुआ है कि 0 एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर, 180 डिग्री पर, ये 3 एंगल्स को हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको कहा था इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो इस किस्म का क्वेश्चन बन गया ये। मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ याद है मैंने आपको किस एंगल पर बताया था? मैंने बताया था 180 डिग्री पर। ठीक है, प्रूव करने के लिए देखो, अगर मैं यहां पर cos थीटा की जगह पे 180 डिग्री पुट कर दूं, ठीक है 180 डिग्री आ गया, cos 180, अब देखो यही मैं चेंज कर दूंगा मिटा मिटा के, cos 180 किसके बराबर होता है? -1 के, ये आ गया -1। ऑलरेडी माइनस मौजूद है किसका? फॉर्मूले का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, ये हो गया +1, 1 + 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। इसका मतलब है 2 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 से ज्यादा यहां पर नंबर आता ही नहीं है कोई। इसका मतलब कॉम्पटन स्कैटरिंग में जो वेवलेंथ में सबसे ज्यादा चेंज आता है वो किस एंगल पर आता है? 180 डिग्री पे। इस बात को हिफ्ज कर लो, 180 डिग्री पर सबसे ज्यादा और 0 डिग्री पर सबसे कम, यानी कि कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए 3। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 180 डिग्री। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। इनमें से जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि इन कॉम्पटन इफेक्ट द स्कैटर्ड फोटोन हैज, मतलब कॉम्पटन स्कैटरिंग में जो इंसिडेंट फोटोन होता है वो जब इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो हिट करने के बाद वो जब जाता है तो उसको हम स्कैटर्ड फोटोन कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो स्कैटर्ड फोटोन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है। स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी स्मॉलर वेवलेंथ, गलत। ग्रेटर फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं ना, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी एंड ग्रेटर वेवलेंथ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कॉम्पटन स्कैटरिंग में स्कैटरिंग के बाद, टकराने के बाद जो स्कैटर्ड फोटोन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम और वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो स्मॉलर फ्रीक्वेंसी एंड ग्रेटर वेवलेंथ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड एमसीक्यू, disintegration of photon on striking a nucleus into an electron and positron is known as, डेफिनेशन लिखी हुई है पेयर प्रोडक्शन की, डेफिनेशन है मतलब फोटोन का खत्म होना, डिसइंटीग्रेट होना न्यूक्लियस के पास जाके और वहां से आपको एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर मिल जाना, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 1 2 3 4 एमसीक्यूज आपके सामने लिखे हुए। इसमें से सबसे पहले एमसीक्यू में लिखा हुआ है द फिनोमिना विच प्रूव्स आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, यानी कि एनर्जी का मास में, मास का एनर्जी में कन्वर्ट होना,
एक्सपेरिमेंटली इज, यानी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ E इज इक्वल टू MC स्क्वायर आपको इन चार में से किस में दिखता है? ओनली एनाइलेशन ऑफ मैटर, बी में लिखा हुआ है पेयर प्रोडक्शन एंड एनाइलेशन ऑफ मैटर, या ओनली पेयर प्रोडक्शन। तो याद रखिएगा पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी कन्वर्ट होती है मैटर में, एनाइलेशन ऑफ मैटर में मैटर कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर। इसका मतलब एनर्जी का कन्वर्ट होना मैटर, मैटर का कन्वर्ट होना एनर्जी के अंदर, ये प्रूव करते हैं दोनों प्रोसेस। और वो दोनों प्रोसेस कौन से हैं? पेयर प्रोडक्शन एंड एनाइलेशन ऑफ मैटर। पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी का मैटर में कन्वर्ट होना और एनाइलेशन के अंदर मैटर का एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना। इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। सेकंड एमसीक्यू में लिखा हुआ है द पेयर प्रोडक्शन एंड एनाइलेशन ऑफ मैटर आर सिमिलर फेनोमेना ओपोजिट टू ईच अदर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ओपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि पेयर प्रोडक्शन में फोटोन कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में, जबकि एनाइलेशन के अंदर फोटॉन्स कन्वर्ट होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कन्वर्ट होते हैं फोटॉन्स के अंदर। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स या ओपोजिट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी। थर्ड एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, ये हमने पेयर प्रोडक्शन में पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कितनी होती है? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों की मिला के कितनी होती है? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया थर्ड वाले का? सी, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद कर लीजिएगा कांस्टेंट है। फोर्थ एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, एंडरसन। पॉजिट्रॉन को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था दैट वाज एंडरसन। ये रहे आपके सामने नेक्स्ट 3 एमसीक्यूज। और 3 एमसीक्यूज में से सबसे पहला जो एमसीक्यू लिखा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या शो करता है? डुअल नेचर नहीं, वेव नेचर नहीं, कॉर्पस्क्यूलर नेचर ऑफ लाइट, यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कॉर्पस्क्यूलर नेचर ऑफ लाइट का मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सेकंड एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, ये वही वाली बात है, रिपीट हो रही है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से एक्चुअली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन ए है। थर्ड एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि इन कॉम्पटन इफेक्ट द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन एज कंपेयर टू द इंसिडेंट फोटोन। जो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ होती है वो इंसिडेंट आने वाले फोटोन से अगर कंपेयर करें तो क्या होती है? तो स्ट्राइक करने के बाद जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो इंसिडेंट सॉरी स्कैटर्ड वाली जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंसिडेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रेटर। स्कैटर्ड वाले फोटोन की वेवलेंथ ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 3 एमसीक्यूज आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें जो सबसे पहला एमसीक्यूज है उसमें लिखा हुआ है कि इन कॉम्पटन इफेक्ट द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज कॉल्ड, मतलब कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर जो वेवलेंथ में चेंज आता है उस वेवलेंथ में चेंज आने को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। ये टर्म है, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने आपको याद दिलाने के लिए चीजें रखी हैं ताकि आप इनको याद रखिएगा। तो जो वेवलेंथ में चेंज आता है उसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। सेकंड एमसीक्यूज में लिखा हुआ है द फैक्टर H अपॉन एम नॉट सी। सब बताया हुआ मैंने आपको, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अपने थियोरेटिकल लेक्चर्स में बताए हुए हैं। द फैक्टर H अपॉन एम नॉट सी इज कॉल्ड, ये जो फैक्टर था कॉम्पटन वेवलेंथ वाले फॉर्मूले के अंदर, इसको हम कहते हैं कॉम्पटन्स वेवलेंथ। H अपॉन एम नॉट सी वाला जो फैक्टर होता है कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पटन्स वेवलेंथ। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। थर्ड एमसीक्यूज में लिखा हुआ है पेयर प्रोडक्शन कैन टेक प्लेस बाय यूजिंग, तो हमें पता है कि पेयर प्रोडक्शन जो होता है वो गामा रेज के साथ होता है। तो गामा रेज अगर हम यूज करते हैं तो गामा रे फोटोन जाके खत्म होता है, तो आपको फिर जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एक पेयर मिलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? गामा रेज। पेयर प्रोडक्शन कैन टेक प्लेस बाय यूजिंग गामा रेज। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू जो है ये पास पेपर का एमसीक्यूज है। अब जो यहां से लेकर एंड तक एमसीक्यूज हैं ये सारे के सारे पास पेपर के एमसीक्यूज होंगे जो कि पास पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है।
इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद अब जब आप ये एमसीक्यूज देखेंगे ना जो पास पेपर्स में आए हुए हैं, आप बोलेंगे सर ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस हैं। आप खुद नोट करिएगा इसको, ठीक है, कि किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं ये। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द फिनोमिना इन विच certain metals emit electrons when exposed to a high frequency light is known as। सिंपल सी बात है, अगर मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, जब उसके ऊपर आप लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि ए। पास पेपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर का। ये रहा सेकंड एमसीक्यू। इसमें लिखा हुआ है कि इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अ फोटोन ऑफ एनर्जी is incident on the metal surface. The energy required to eject the valence electron from the surface of the metal is expressed as। मतलब ये पूछना चाह रहा है, ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी वर्क फंक्शन की, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है वो एनर्जी जो कि रिक्वायर होती है मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। समझ आई बात? बहुत आसान है, पास पेपर का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन द फोटो सेल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल इंक्रीजेस। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कब इंक्रीज हो सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? बहुत दफा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आज में इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज ऑफ द लाइट इंटेंसिटी, यानी कि विद द इंक्रीज ऑफ द लाइट इंटेंसिटी, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बहुत दफा मैंने आपको पढ़ा दिया है, बहुत दफा। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन कम क्लोज इनफ टू ईच अदर, they completely convert into the radiation energy in the form of photons. This process is called इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एक दूसरे के करीब आना और करीब आने के बाद खत्म हो जाना, और इसके नतीजे में आपको फोटॉन्स का मिल जाना, रेडिएशंस का मिल जाना। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एनाइहिलेशन ऑफ मैटर। ये एनाइहिलेशन ऑफ मैटर की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, एनाइहिलेशन ऑफ मैटर। ये पास पेपर का क्वेश्चन है। ये समझ रहे हैं बात? कितने आसान क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, ये आपको नजर आ रहा है एमसीक्यूज, इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन स्कैटरिंग का, कॉम्पटन जो इफेक्ट है उसका जो डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेवलेंथ का, वो क्या होता है? ये मैं आपको अभी बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, in order to produce pair production the minimum energy of photon is required, and required is मतलब पेयर प्रोडक्शन के लिए कम से कम एनर्जी कितनी रिक्वायर होती है? बताया हुआ है मैंने आपको अपने थियोरेटिकल लेक्चर के अंदर, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, कांस्टेंट है, याद कर लो इस बात को। 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम फोटोन की एनर्जी होगी, कभी भी पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, पास पेपर का क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज फॉर द चैप्टर डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसमें हम लोगों ने पास पेपर्स में आने वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया, देखा कि पास पेपर्स में किस किस्म के क्वेश्चंस आए हैं, कौन से क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर के, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको उससे थोड़े डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था वो भी सॉल्व करवाए। तो वो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था, लेकिन अब जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ना होने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस चैप्टर के हो सकते हैं वो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए बहुत सारे, और साथ साथ मैंने आपको एंड में पास पेपर के एमसीक्यूज भी दिखाए कि पास पेपर में इस चैप्टर में से कौन कौन से एमसीक्यूज आ चुके हैं। समझ आई बात? तो भाई यहां पर आके हमारी ये एमसीक्यूज का जो वीडियो लेक्चर है वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यानी कि इस चैप्टर के पीएमडीसी सिलेबस यानी कि एमडीकैट सिलेबस का जो टॉपिक्स इंक्लूड थे उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज में आपकी डिफिकल्टी रही होगी वो आज की वीडियो देखने के बाद दूर हो गई होगी, और आपको अब एमसीक्यूज आसान लगने लगेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आसान लगने लगेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो गई होंगी, ठीक है। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हो गया है। मैंने अभी तक 2 चैप्टर्स को स्किप किया है, वो 2 छोटे छोटे चैप्टर्स से जो इंपॉर्टेंट अभी मुझे लग रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
पहले मैं उनको कवर कर रहा हूं। जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर किया, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कवर किया, अब मैंने डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कवर किया। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा और न्यूक्लियर फिजिक्स। पहले ये 2 कवर करूंगा, फिर बीच में जो रहने वाले चैप्टर्स हैं, क्योंकि इसमें एक एक 2 टॉपिक्स थे, वो मैं कवर करवाऊंगा सबसे एंड में, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें सिर्फ एक टॉपिक था, वो जो आपका था रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक ना, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन टॉपिक। तो बस यहां पर खत्म करते हैं अपनी आज की वीडियो डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा एमसीक्यू का, दैट विल बी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। उसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है। एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा की आपकी डिमांड ज्यादा है आप स्टूडेंट्स की, और एक न्यूक्लियर फिजिक्स की। बस अब नेक्स्ट जो बारी है वो किसकी, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो कौन सा होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स। बेफिक्र रहिएगा, इंशाल्लाह ताला अपलोड करूंगा मैं एमसीक्यूज इन दोनों चैप्टर्स के भी लाजमी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।